हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, जो कि सेमेस्टर फोर्थ बीएससी का फोर्थ सेमेस्टर का बीए बीएससी मैथमेटिक्स का फोर्थ सेमेस्टर की बुक है। जीवन सेंस पब्लिकेशंस की ये बुक है। तो इसका चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट सेकंड का चैप्टर है। एंड इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? स्फीयर। स्फीयर की जो इक्वेशन है, स्फीयर एक 3D शेप है। इसमें हम अब 2D शेप्स की बजाय 3D शेप्स की डिस्कस करेंगे बात। तो स्फीयर कैसी शेप होती है? स्फीयर एक टाइप से कोई बॉल होगी, या स्फेरिकल जो अपने घर में वेजिटेबल्स होती है, लेमन हो गया, एप्पल, एप्पल को भी हम स्फेरिकल में ले सकते हैं। तो स्फेरिकल शेप्स, बॉल जैसी जो शेप्स होंगी, जिसकी अगर हम डायमेंशंस कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की हमें जरूरत पड़ती है उसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर हम इसके सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर इसका अगर ओरिजिन है, तो अगर इसका सेंटर ओरिजिन है और इसके ऊपर हम कोई पॉइंट ऑन द कर्व पॉइंट ले लेते हैं पी एक्स वाई जेड, तो इस स्फीयर की जो बेसिक इक्वेशन बनती है वो कौन सी इक्वेशन बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। पी इज एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, पी कोई पॉइंट रहेगा स्फीयर के ऊपर, 0 0 इज द सेंटर। तो इसको हम सेंटर फॉर्म, 0 0 फॉर्म, सेंटर हेड ओरिजिन फॉर्म बोला जा सकता है। तो ये एक टाइप से किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर और जेड माइनस 0 का स्क्वायर। एंड इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आती है वो होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर अंडर रूट का, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास ये इसकी इक्वेशन आ जाती है स्फीयर की। इस इक्वेशन को हम कहते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, अगर उसी स्फीयर का सेंटर 0 0 ना होके कोई एबीसी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है एबीसी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उस 0 0 की जगह पे वहां पे क्या लिख दिया जाएगा? ए बी सी। ये देखिए यहाँ पे ए बी और सी लिख दिया जाएगा, और अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये हमारे पास एक स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। एंड देन जो इक्वेशन को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेंडेड इक्वेशन आएगी वो क्या होगा? सारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स वाले कंपोनेंट्स पहले क्वाड्रेटिक कंपोनेंट्स और विदाउट एक्स वाले, ये हमारे पास इस स्फीयर के जो है कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एंड देन इसके बाद फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमारे पास को, हमें ये पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो कोफिशिएंट्स थे, अगर हम कोई कोनिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चल रहे थे तो वो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर था, और वो 2 डायमेंशनल थी, तो इसलिए वहां पे सिर्फ ए एक्स और वाई की टर्म्स थी, इसलिए वहां पे ओनली ए और बी टाइप की टर्म्स थी। तो इसके कोफिशिएंट्स अलग अलग थे, तो उसके अंदर एलिप्स बन रहा था, पैराबोला बन रहा था, हाइपरबोला बन रहा था। लेकिन अब इसके अंदर अगर ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों का कोफिशिएंट हमेशा क्या मिलेगा? या तो 1 या सेम मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो अगर आपको उसी टाइप से पहले वाले चैप्टर की अगर फॉर्म में अगर स्फीयर की इक्वेशन देखी जाए तो जनरल इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 होगा। और अगर हम इसको कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास u की वैल्यू, अगर हम इससे कंपेयर करें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसकी पहले जो हमने ओपन किया वो आई है, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है 2u, एक्स का कोफिशिएंट है और उधर 2a है, तो ये तो कट हो गया, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए। इसी टाइप से v इक्वल टू माइनस बी, w इक्वल टू माइनस सी, ये इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है, वेयर u v w को हम अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में सीधी बात करते हैं तो u v w इसके सेंटर के पॉइंट होते हैं, और d इज इक्वल टू, d को कंपेयर करोगे आप तो d की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं डायमीटर फॉर्म। तो ये जनरल फॉर्म होगी। डायमीटर फॉर्म है तो डायमीटर फॉर्म में क्या होगा? हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे जिसमें से स्फीयर पास करेगा, दैट इज द x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो उससे अगर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें स्फीयर की, तो वो जो इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 x माइनस x2, देखिए y माइनस y1, और ये तीनों, ये भी एक फॉर्म बन गई। अभी तक हमने 3 इक्वेशंस की जिसमें सेंटर 0 0 पे था, एक u v w सेंटर है अगर, और एक है x1 y1 z1, दो अपने पास डायमीटर की फॉर्म में दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, which is the required equation of the sphere in the diameter form, and then radius and center of the sphere। अगर हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी हो और आपको उसका सेंटर और रेडियस निकालने को, फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो ये अगर हम आर्टिकल की फॉर्म में, लेकिन इन आर्टिकल्स का सोल्यूशन पेपर में लगभग पूछा नहीं जाता है, तो हम इसके जो रिजल्ट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में भी करना पड़ जाए, तो हमें पहले एक्स एक्स वाली टर्म्स को, वाई वाई वाली को, जेड जेड वालों को इकट्ठा करना है। तो उससे क्या होगा? उसमें हम फिर कुछ कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे x वाले में हमने u स्क्वायर, y वाले में v स्क्वायर और z वाले में w स्क्वायर, अगर हमने इसके अंदर ऐड किया, उस वजह से हमें फिर राइट साइड में भी उतनी टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो राइट साइड में भी हमारे पास u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि जो ये कंप्लीट स्क्वायर है वो x माइनस ए का स्क्वायर, या इसको हम पहले x प्लस यू का स्क्वायर लिखेंगे, u को माइनस इंटू माइनस यू भी लिख सकते हैं। माइनस यू हमने ऊपर फाइंड आउट किया था वो किसके इक्वल था? a के। तो
जो हमारे पास इक्वेशन बन के आई है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के आई है, वो इक्वेशन बन गई x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, z माइनस सी का स्क्वायर, वेयर ए बी सी तो क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट्स, अगर हम सेंटर की बात करते हैं। और अगर उसको यूवी की फॉर्म में लिखना है तो सेंटर को हम ए बी सी की जगह, क्योंकि ए की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल आई थी, माइनस ऑफ यू, तो सेंटर को माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है। और रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है कोनी की, तो स्फीयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है। देखो हमें पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि ये स्फीयर की इक्वेशन है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे इसके जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स वो तो या तो 1 1 1 होंगे, अगर 1 1 नहीं है तो वो सेम होंगे। इसमें जैसे ए दे रखे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्फीयर की इक्वेशन है। आपने फिर से एक्स वाले वाई वाले जेड वाले कंपोनेंट्स को इकट्ठा करना है, उसके अंदर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जैसे आप 10th क्लास में करते थे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कंप्लीट करना है, वाई वाला उसके लिए हमें यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और उससे हमारे पास एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट साइड में हमारे पास ये एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास अगर पहले तो उसके अंदर कोफिशिएंट 1 था, और अगर कोफिशिएंट ए है तो सेंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ यू बाई ए माइनस ऑफ बी बाई ए और माइनस ऑफ डब्ल्यू बाई ए, ये सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे भी ए डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और डी के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो आपको इनके फॉर्मूलाज को लर्न करना है, जो कि पेपर में हम एज इट इज क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज 2 - 3 and 4 एंड रेडियस इज 5। तो हमें पता है अभी हम करके आए हैं कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी, x माइनस ए स्क्वायर, ये लिख रखी है इन्होंने, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की -3 और z की क्या पुट कर दी 4। तो इस वैल्यू को पुट करने से और r की जगह पे 5 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, जो कि एक स्फीयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 2 - 3 and 4 एंड रेडियस क्या रहेगी 5 रहेगी। एंड इसके बाद हम बात करते हैं फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर हमें कोई स्फीयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है और हमने उसका सेंटर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने सेंटर की जो फॉर्मूला किया था वो क्या था, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। ये कहाँ से निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड। क्योंकि जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा होता है, यू टू यू एक्स, यानी कि आपने एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देना है और उसके आगे क्या लगाना है, नेगेटिव का साइन। तो आप इसमें सीधा भी देख सकते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है -2 का जब हाफ करेंगे हम तो वो जाएगा -1, और उसके आगे जब हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे माइनस यू का तो वो बन जाएगा 1। इसी टाइप से v बन गया 2, w बन गया 3 और d बन गया u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d रेडियस इसमें हमारे पास वैल्यू आएगी u v w हमें पता लग चुके हैं 1 2 3 है, और d की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -3 हो जाएगी। d फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में d की वैल्यू है -2, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम अगर कोई हमें इक्वेशन गिवन है उससे हम स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं, पॉइंट गिवन है, और अगर इक्वेशन गिवन है तो उससे हम स्फीयर का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं obtain the equation of sphere inscribed in a tetrahedron whose faces are x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x plus 2, y plus 3, z equal to 1। हमें एक ऐसी स्फीयर की इक्वेशन बतानी है जो कि एक टेट्राहेड्रन के अंदर पड़ा है। टेट्राहेड्रन एक टाइप से क्या होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है जो उसको टेट्राहेड्रन बोलेंगे, जिसके अंदर 4 फेसेस होंगे उसके। जैसे आप कभी इमेजिन करिए कि आपके पास एक पिरामिड है, जिस ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसका ऐसे 3 दीवारें होंगी और फर्श भी क्या होगा, ट्रायंगुलर। इस पिरामिड के अंदर हमारे पास, मैं आपको इसको एक 3D इफेक्ट में नेक्स्ट वीडियो में इसका एक आपको शॉर्ट्स शेयर करूंगी, जिसके हम अंदर हम टेट्राहेड्रन को विजिबल 3D फॉर्म में भी देख सकेंगे। तो ये स्फीयर है, ये 3 इसकी वॉल्स टच हो रही है। वॉल्स कौन कौन सी, x0 y0 और z0, और जो नीचे वाला जो फेस है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, x + 2 y + 2 z = 1। तो आपको ऐसे स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अगर हमने स्फीयर का जो सेंटर है उसको कंसीडर कर लिया ABC अपॉन द फेस, अगर स्फीयर का एक अपने पास जो फेसेस हैं, ABC is the center and R is the radius of the sphere. Since the sphere is inscribed in the tetrahedron, thus the length of the perpendicular from the center upon each face is equal to radius of the sphere। देखिए, अगर हम कोई भी, जैसे मान लो एक फेस है ये टेट्राहेड्रन का जो कि ट्रायंगुलर दीवार होगी, उसको अगर स्फीयर टच करेगा उस फेस को, तो स्फीयर का हमें पता है कि कोई भी सर्कल के ऊपर या किसी भी फेस के ऊपर, मान लो ट्रायंगुलर फेस इस ऐसे टच कर रहा है, तो उसका जो रेडियस है और उस फेस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। मतलब जो कोई एक पर्टिकुलर दीवार है उसका स्फीयर से जो दूरी है सेंटर से, वो किसके इक्वल होगी, उसकी रेडियस के इक्वल होगी। तो हम एक तो फेस का डिस्टेंस ले लेते हैं
तो अगर हम बात करते हैं ABC, अगर हमने उसका सेंटर लिया तो रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, R है अपने पास, और जो सेंटर्स हैं अगर हम उससे ABC पॉइंट से, और आपको ना एक ये जैसे अपने पास अगर कोई पॉइंट है ABC और हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है प्लेन LX MY एंड Z, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, ये आप लोग 11th-12th में करके आए हैं कि x की जगह a वैल्यू पुट कर दो, y की जगह m और ये z की जगह c वैल्यू पुट करेंगे। अपॉन में द कोफिशिएंट्स का स्क्वायर l स्क्वायर m स्क्वायर और n स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ये फॉर्मूला बता चुकी हूँ। तो अगर हमारे पास प्लेन की वैल्यू फर्स्ट फेस है जो वो है x इक्वल टू 0, उसका अगर हम a b c पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे तो क्या पुट हो जाना है 0, 1 इंटू a, और इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 1 स्क्वायर, y का 0, z का 0, तो यानी कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन गया, a/1। इसी टाइप से y0 का बन जाएगा b/1, इसी टाइप से c/1। और अगर हम x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 1 का बनाते हैं तो वो बनेगा a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 1 अपॉन में x का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 2 का स्क्वायर। तो ये इसका फोर्थ फेस से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। ये चारों फेसेस से जो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, r के। तो इससे हमारे पास r के रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ABC की वैल्यू आ जाएगी। ABC क्या है, सेंटर है, और r क्या है, रेडियस है। अब हमने ये देखना है कि दो स्फीयर्स अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं या टच हो रहे हैं तो वो इंटरनली इंटरसेक्ट होंगे या एक्सटर्नली। देखिए अगर दो स्फीयर आपस में एक्सटर्नल टच करेंगे तो इसका डिस्टेंस इस सेंटर से C1 मान लिया, दूसरे से C2, तो जो इसको हम अगर पॉइंट मान लेते हैं A, B और C, अगर वो दो पॉइंट एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो AC की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, AB प्लस BC के। क्लियर। अगर वो इंटरनली टच हो रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम मान के चलते हैं कि इस स्फीयर की सेंटर से दूरी है, दोनों के सेंटर्स ले लिए, ये सेंटर है, इसकी रेडियस है R1, इसकी है रेडियस R2, तो दोनों जो सेंटर है C1 C2 अगर इनका डिस्टेंस देखना है तो हमें बड़ी R में से छोटी R क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो टू स्फीयर्स को हम एक्सटर्नल और इंटरनल टचिंग के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। शो दैट द स्फीयर दिस एंड दिस इंटरसेक्ट अगर इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे तो वो उसके हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों स्फीयर्स के सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने हैं। ये हम पीछे वाले जिन क्वेश्चंस में कर चुके हैं, हमें पहले स्फीयर से हमें देख के पता चल रहा है कि सेंटर है तो रीजन है, दूसरे में कोफिशिएंट्स ऑफ UV W निकाल लेंगे और रेडियस निकल जाएगी। दोनों की रेडियस को हमने ऐड किया तो वो आ रही है 25, और पहले की जो रेडियस थी वो थी 5 और दूसरे की जो रेडियस थी वो थी 20, और दोनों के सेंटर्स के बीच की वैसे अगर हम दूरी चेक करते हैं डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग वो आ रही है 25। दोनों का रेडियस का सम और दोनों के सेंटर्स की जो दूरी है वो दोनों क्या आई है, इक्वल आई है। तो दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक्सटर्नली। लेट अल्फा बीटा इनका कोई कॉमन पॉइंट हो गया, अगर हमने मान के चले हैं कि दोनों का जो पॉइंट है वो क्या है। और हम इसमें एक चीज और है कि अगर हम इसमें बात करते हैं कि एक की रेडियस अपने पास आई 5, दूसरे की आई 20, तो इनका अगर दोनों का रेशो देखें, रेशो होती है जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग जो इसका इंटरसेक्शन का रेशो है वो क्या रहेगा, M1:M2 अगर 1:4 है। और अगर हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए हम उसका रेशो फॉर्मूला से ये M और N पॉइंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ये पॉइंट हमें ये दो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/5, रेशो फॉर प्रोपोर्शनैलिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे 9/5, 12/5 एंड 4/5। और ये इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें इसका सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है और डिवाइडिंग का बताना है कि कैसा करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल रेशो। और इसकी मैं आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी सॉल्यूशंस की नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ये वाली वीडियो एक बार यही कंप्लीट करते हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लगभग 5 से 6 एक्सरसाइज है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहे, आपका सिलेबस कवर होता रहे, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स एवरीवन।